नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस पर 12 से 14 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों का कोविड टीकाकरण आज से शुरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी बच्चों से टीका लगवाने का आग्रह किया। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लोकसभा में कहा, सरकार दक्षिण तटीय रेलवे मंडल का काम जल्दी से जल्दी पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध। संचार राज्य मंत्री देवू सिंह चौहान ने लोकसभा में बताया, देश के 5,58,000 से अधिक गांवों में मोबाइल ब्रॉडबैंड वायरलेस की सुविधा उपलब्ध। उच्चतम न्यायालय ने रक्षा बलों के लिए वन रैंक वन पेंशन के सरकार के निर्णय को बरकरार रखा। आम आदमी पार्टी के नेता भगवंत मान ने आज पंजाब के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी आज नई दिल्ली में हाइड्रोजन संचालित उन्नत ईंधन सैड इलेक्ट्रिक वाहन की प्रायोगिक परियोजना का उद्घाटन करेंगे। 36वीं अंतर्राष्ट्रीय भू विज्ञान कांग्रेस रविवार से नई दिल्ली में। श्रीनगर के नौगाम क्षेत्र में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में आज 3 आतंकी ढेर। भारत इस वर्ष फिडे शतरंज ओलंपियाड की मेजबानी करेगा। और महिला क्रिकेट विश्व कप में आज इंग्लैंड ने भारत को 4 विकेट से हराया। दोपहर समाचार में अतहर सईद के साथ मैं विमलेंदु पांडे। कोविड से सुरक्षित रहने के लिए आपसे अपील है कि कृपया इन सरल उपायों का पालन अवश्य करें। पूर्ण टीकाकरण कराएं, मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें और हाथ और चेहरा साफ रखें। देश के 75वें स्वाधीनता दिवस समारोहों के उपलक्ष्य में आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत सरकार अनेक गतिविधियों का आयोजन कर रही है। इस अवसर को जन उत्सव के रूप में मनाते हुए आकाशवाणी समाचार स्वाधीनता संग्राम और उसके गौरवशाली इतिहास पर विशेष प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम प्रसारित कर रहा है। ये क्विज 15 अगस्त 2022 तक प्रत्येक सोमवार और मंगलवार को समाचार प्रभात में प्रसारित होगा। भारतीय डाक विभाग अमृत महोत्सव क्विज में आकाशवाणी के साथ सहयोगी के रूप में शामिल है। कल अमृत महोत्सव क्विज का प्रश्न था, हिमाचल प्रदेश के उस स्वतंत्रता सेनानी का नाम बताइए जिसे पहाड़ी गांधी के नाम से जाना जाता था। सही उत्तर है बाबा कांशीराम। वर्ष 1937 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उन्हें पहाड़ी गांधी की उपाधि दी थी। सरोजनी नायडू उन्हें बुलबुले पहाड़ कहती थीं। आकाशवाणी समाचार को दुनिया भर के श्रोताओं से इस प्रश्न का उत्तर मिला और क्विज की भाग्यशाली विजेता हैं असम में गुवाहाटी की डॉक्टर मधुमिता कलिता। नमस्कार, मैं डॉक्टर मधुमिता कलिता बोल रही हूँ गुवाहाटी असम से। बेसिकली मैं एक मैकेनिकल इंजीनियर हूँ। मैं आकाशवाणी समाचार छोटी सी उम्र से सुनते रहती हूँ और अभी ये आजादी का अमृत महोत्सव का जितने सारे प्रोग्राम आ रहे हैं सबको सुनने के लिए मैं कोशिश कर रही हूँ। मुझे इस बात का बहुत खुशी हो रहेगा, हमारे उत्तर पूर्वांचलों का भी जितने सारे स्वाधीनता सेनानी थे उन लोगों का भी इस प्रोग्राम में नमन हो रहा है। अमृत महोत्सव क्विज का अगला प्रश्न सोमवार 21 मार्च को श्रोताओं के साथ साझा किया जाएगा। श्रोताओं से आग्रह है कि वे आकाशवाणी के साथ अमृत महोत्सव क्विज में शामिल होकर स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के समारोह में शामिल हों। और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस के अवसर पर आज से 12 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को कोविड रोधी टीके लगाने का अभियान शुरू हो गया है। इस आयु वर्ग के बच्चों को कॉर्बोवैक्स टीका लगाया जा रहा है। इस टीके का निर्माण हैदराबाद की कंपनी बायोलॉजिकल ए लिमिटेड ने किया है। टीके लगवाने के लिए पंजीकरण ऑनलाइन या सीधे टीकाकरण केंद्र पर जाकर किया जा सकता है। 60 वर्ष और अधिक आयु के सभी लोगों को भी एहतियाती टीके लगाए जा रहे हैं। इससे पहले इस आयु वर्ग के गंभीर रोगों से पीड़ित लोगों को ही ये टीके लगाए जा रहे थे। कोविड के दूसरे टीके के 9 महीने पूरे होने के बाद ही ये टीका लगाया जा सकता है। केंद्र ने इस बारे में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को दिशा निर्देश भेजे हैं। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
राज्यों को यह निर्देश दिया गया है कि टीकाकरण की तिथि तक 12 वर्ष आयु पूरे करने वाले बच्चों को ही कोविड का टीका लगाया जाए। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सूचित किया गया है कि फिलहाल कोविन पोर्टल पर लाभार्थियों की आयु को जन्म वर्ष के आधार पर चुना जा रहा है। कोविन को अपडेट भी किया जा रहा है। तब तक उम्र के सत्यापन की जिम्मेदारी टीका लगाने वाले मेडिकल स्टाफ की होगी। एक बार कोविन के अपडेट हो जाने के बाद सिस्टम डिफॉल्ट रूप से लाभार्थियों का पंजीकरण करेगा और उन लाभार्थियों के पंजीकरण स्वीकार नहीं करेगा जिनकी नियम के अनुसार आयु कम है। आकाशवाणी समाचार के लिए दिल्ली से मैं सुपर्णा सैकिया। आकाशवाणी से विशेष बातचीत में कोविड कार्यबल के अध्यक्ष डॉक्टर एनके अरोड़ा ने कोर्बेवैक्स टीके के बारे में और जानकारी दी। बच्चों को कोई भूखे पेट या खाली पेट जाने की जरूरत नहीं है। हाँ, टीका लगने के बाद आधा घंटा टीकाकरण केंद्र पर रुकना है और उसके बाद एक अपनी सामान्य जो जीवन है, जो अपनी दिनचर्या है, वो बच्चा अपना कर सकता है, चाहे वो स्कूल जा रहा हो या कुछ खेल कूद करना हो। तीसरी चीज ये है कि ये वाला जो टीका कोर्बेवैक्स लगाया जा रहा है, इसके साइड इफेक्ट बहुत ही कम है या ना के बराबर है। बल्कि इंजेक्शन जहाँ लगाया जा सकता है, बहुत कभी कभार वहाँ पर हल्का दर्द हो सकता है या सूजन हो सकती है। उस स्थिति में आपके जो टीकाकरण केंद्र पे जो व्यक्ति हैं वो आपको बताएंगे कि पैरासिटामोल की गोली या सिरप दिया जा सकता है और उसके अलावा कुछ भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस पर 12 से 14 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के कोविड टीकाकरण की शुरूआत होने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। श्री नायडू ने ट्वीट संदेश में विश्वास व्यक्त किया कि भारत पोलियो की तरह ही कोविड महामारी को हराने में भी सफल होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 से 14 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों से कोविड टीका लगवाने का आग्रह किया है। ट्वीट संदेश में श्री मोदी ने कहा कि आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। श्री मोदी ने कहा कि देश में कई टीके विकसित किए गए हैं और सरकार ने मूल्यांकन प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही अन्य टीकों की भी अनुमति दी है। उन्होंने कहा कि भारत महामारी से लड़ने में बेहतर स्थिति में है। नई दिल्ली के डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल में 12 से 14 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के लिए अलग से टीकाकरण केंद्र बनाया गया है। आकाशवाणी से बातचीत में कोविड टीकाकरण केंद्र के प्रभारी डॉक्टर नीलम रॉय ने बताया कि टीकाकरण के दौरान बच्चे के साथ माता पिता में से किसी एक को साथ होना चाहिए। 12 से 14 साल के बच्चों को कोर्बेवैक्स वैक्सीन लगाया जाएगा, इसीलिए उनके लिए हमने अलग से साइट रखी है। और वैक्सीन लगने के बाद करीब आधा घंटा उनको ऑब्जर्वेशन में रखा जाता है। ऑब्जर्वेशन के दौरान एक टीम है हमारे एक्सपर्ट्स की जो उनको मॉनिटर करती है किसी भी साइड इफेक्ट के लिए। इस टीम में एक एनेस्थेटिस्ट होता है, एक पीडियाट्रिशियन है और एक एपिडेमियोलॉजिस्ट है और एक्सपर्ट नर्सेज है जो कि इमीडिएटली किसी भी साइड इफेक्ट को मैनेज कर सकते हैं। गुजरात के स्वास्थ्य मंत्री ऋषिकेश पटेल ने कहा है कि राज्य में 12 से 14 आयु वर्ग के लगभग 20 लाख बच्चे टीकाकरण के पात्र हैं। श्री पटेल ने आज सवेरे गांधीनगर में इस अभियान की शुरूआत की। तेलंगाना के स्वास्थ्य मंत्री हरीश राव ने 12 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए कोविड टीकाकरण अभियान की हैदराबाद के खैरताबाद में औपचारिक शुरूआत की। उन्होंने लोगों से कहा कि वे ये कहते हुए वैक्सीन लेने से न बचें कि कोरोना वायरस का उन पर असर नहीं होगा। इस बीच राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 180 करोड़ 60 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। इस समय 32,811 लोगों का इलाज किया जा रहा है। स्वस्थ होने की दर 98.72% है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। सुनो ना, हाँ? सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों न बढ़ा लूं। तो रोका किसने है? हाँ? रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं। मुझसे। तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर। आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है। पर उससे मेरा क्या फायदा? देखो, फायदा है। जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ। पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं? बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 870-001-4242। ओ 870-001-4242। हाँ। लो अभी फोन लगाता हूँ 870-001-4242 पर। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है।
रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव ने आश्वासन दिया कि सरकार दक्षिण तट रेलवे मंडल का काम जल्द से जल्द पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। लोकसभा में इस सवाल का जवाब देते हुए कि दक्षिण तट रेलवे मंडल को अभी तक चालू क्यों नहीं किया गया है, श्री वैष्णव ने कहा कि निर्माण कार्य, स्थल की पहचान और डीटीआर सभी अंतिम चरण में हैं। श्री अश्वनी वैष्णव ने कहा कि यात्रियों को अधिक से अधिक सुविधाएं उपलब्ध कराकर विजयवाड़ा जंक्शन को विश्व स्तरीय स्टेशन बनाए जाने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। सरकार ने बताया है कि देश के 5,58,000 से ज्यादा गांव मोबाइल ब्रॉडबैंड की वायरलेस सुविधा के दायरे में आ गए हैं। आज लोकसभा में एक लिखित उत्तर में संचार राज्य मंत्री देवू सिंह चौहान ने बताया कि 2011 की जनगणना के अनुसार देश में आबादी वाले 5,97,618 गांव हैं। उन्होंने बताया कि देश की सभी ग्राम पंचायतों में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी उपलब्ध कराने के लिए भारत नेट परियोजना को चरणबद्ध तरीके से लागू किया जा रहा है और 1,72,000 से अधिक ग्राम पंचायतों में ये सुविधा तैयार है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना मनरेगा के अंतर्गत मौजूदा वित्त वर्ष में 99% से अधिक लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया गया। राज्यसभा में आज एक लिखित उत्तर में ग्रामीण विकास राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने ये जानकारी दी। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि नई शिक्षा नीति ने देश में पहली बार शिक्षकों के प्रशिक्षण पर बल दिया है। राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान पूरक प्रश्न के उत्तर में श्री प्रधान ने कहा कि सरकार का विचार है कि शिक्षकों के प्रशिक्षण पर कोई समझौता नहीं होना चाहिए और सरकार इस दिशा में कदम उठा रही है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में इस बार पहली बार शिक्षकों के बारे में बहुत ध्यान दिया है। जब तक हमारे शिक्षक ठीक से प्रशिक्षित नहीं होंगे, वेल ट्रेन नहीं होंगे, तब हमारे विद्यार्थियों की लाभ भी नहीं मिलेगा विद्यार्थियों को। इसलिए एनसीटी ने एक नया इंटीग्रेटेड कोर्स फ्रेमवर्क लाया है। राज्य सरकारें और भारत सरकार दोनों मिलकर टीचर्स ट्रेनिंग के बारे में बहुत महत्व दे रहे हैं। ये भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति में अंतर्गत है, इसकी अनफोल्डमेंट हो रही है। श्री प्रधान ने कहा कि देश में विद्यार्थी शिक्षक अनुपात में सुधार हुआ है। उच्चतम न्यायालय ने रक्षा बलों के लिए वन रैंक वन पेंशन OROP पर सरकार के फैसले को बरकरार रखा है, क्योंकि उसे OROP सिद्धांत और 7 नवंबर 2015 की अधिसूचना में कोई संवैधानिक कमी नहीं मिली। न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति विक्रमनाथ की पीठ ने कहा कि केंद्र का वन रैंक वन पेंशन की नीति संबंधी निर्णय मनमाना नहीं है और सरकार के नीतिगत मामलों में हस्तक्षेप करना अदालत का काम नहीं है। न्यायालय ने निर्देश दिया कि वन रैंक वन पेंशन की लंबित पुनः निर्धारण प्रक्रिया 1 जुलाई 2019 से की जानी चाहिए और पेंशन भोगियों को 3 महीने में बकाया भुगतान किया जाना चाहिए। आम आदमी पार्टी के नेता भगवंत मान ने आज पंजाब के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने SBS नगर नवांशहर जिले के शहीद भगत सिंह के पैतृक गांव खटकड़ कला में उन्हें शपथ दिलाई। शपथ समारोह में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, पंजाब के पार्टी मामलों के प्रभारी राघव चड्ढा और पार्टी के अन्य नेता सहित आम जनता शामिल हुए। कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू ने आज पंजाब प्रदेश कांग्रेस समिति के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने इस्तीफा कांग्रेस अध्यक्ष को भेज दिया है। कांग्रेस हाईकमान ने कल 5 राज्यों के अध्यक्षों से विधानसभा चुनाव में पार्टी के खराब प्रदर्शन के बाद इस्तीफा देने को कहा था। मणिपुर के कार्यवाहक मुख्यमंत्री N बीरेन्द्र सिंह और गोवा के कार्यवाहक मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत ने आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। श्री मोदी ने एक ट्वीट में हाल ही में संपन्न विधानसभा चुनावों में शानदार जीत के लिए बीरेन्द्र सिंह को बधाई दी। प्रधानमंत्री ने कहा कि भाजपा मणिपुर के लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। एक अन्य ट्वीट में श्री मोदी ने कहा कि भाजपा गोवा के लोगों की आभारी है कि उन्होंने पार्टी को फिर से गोवा की सेवा करने का जनादेश दिया। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी हाइड्रोजन आधारित उन्नत ईंधन सेल इलेक्ट्रिक वाहन की प्रायोगिक परियोजना का नई दिल्ली में उद्घाटन करेंगे। हाइड्रोजन के बारे में जागरूकता फैलाने वाली देश में ये अपनी तरह की पहली परियोजना है। भारत तेज आर्थिक विकास के लिए स्वच्छ ऊर्जा और निम्न कार्बन उत्सर्जन का रास्ता अपनाने के लिए प्रतिबद्ध है।
हरित हाइड्रोजन दुनिया भर में तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। बड़ी कारों, बसों, ट्रकों, ट्रेन और जहाजों में हरित हाइड्रोजन का इस्तेमाल भविष्य में परिवहन के लिए एक प्रमुख प्रौद्योगिकी विकल्प बनने जा रहा है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस पर 12 से 14 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों का कोविड टीकाकरण आज से शुरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी बच्चों से टीका लगवाने का आग्रह किया। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लोकसभा में कहा, सरकार दक्षिण तटीय रेलवे मंडल का काम जल्दी से जल्दी पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध। संचार राज्य मंत्री देवो सिंह चौहान ने लोकसभा में बताया, देश के 5,58,000 से अधिक गांवों में मोबाइल ब्रॉडबैंड वायरलेस की सुविधा उपलब्ध। उच्चतम न्यायालय ने रक्षा बलों के लिए वन रैंक वन पेंशन के सरकार के निर्णय को बरकरार रखा। आम आदमी पार्टी के नेता भगवंत मान ने आज पंजाब के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री आज नई दिल्ली में हाइड्रोजन संचालित उन्नत ईंधन सेल इलेक्ट्रिक वाहन की प्रायोगिक परियोजना का उद्घाटन करेंगे। 36वीं अंतर्राष्ट्रीय भू विज्ञान कांग्रेस रविवार से नई दिल्ली में। श्रीनगर के नौगाम क्षेत्र में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में आज 3 आतंकी ढेर। भारत इस वर्ष फिडे शतरंज ओलंपियाड की मेजबानी करेगा। महिला क्रिकेट विश्व कप में आज इंग्लैंड ने भारत को 4 विकेट से हराया। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में श्रीनगर के नौगाम इलाके में सुरक्षा बलों ने आज सवेरे मुठभेड़ में 3 आतंकियों को मार गिराया। आकाशवाणी से विशेष बातचीत में श्रीनगर के पुलिस महानिरीक्षक विजय कुमार ने बताया कि मुठभेड़ स्थल से बड़ी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद हुआ। दिन पहले खुनमु के सरपंच समीर भट्ट साहब का किलिंग हुआ था, उसमें 3 टेररिस्ट का इन्वॉल्वमेंट था। ये आइडेंटिफाई हुआ है आदिल तेली कहकर, और दूसरा साकिब है तांत्रे सोपियन का, तीसरा मौसली उमर तेली है और उसकी फैमिली को बुला रहे हैं। तीनों लश्कर तोबा का लोकल टेररिस्ट है और तीनों पीआरआई पीपी जो होते हैं सरपंच पंच पर बार बार अटैक करते रहते हैं और ये बहुत बड़ी पुलिस की बहुत बड़ी कामयाबी है। 36वां अंतर्राष्ट्रीय भू विज्ञान कांग्रेस सम्मेलन रविवार से नई दिल्ली में होगा। 3 दिन का ये सम्मेलन भू विज्ञान और पेशेवर नेटवर्किंग के क्षेत्र में ज्ञान और अनुभव साझा करने का एक विशेष मंच प्रदान करेगा। इसमें खनन, खनिज अन्वेषण और जल प्रबंधन, खनिज संसाधन और पर्यावरण में नवीनतम तकनीकी की जानकारी दी जाएगी। सम्मेलन का विषय है भू विज्ञान, सतत भविष्य के लिए मूल विज्ञान। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की आज अमरीकी संसद को वर्चुअल रूप से संबोधित करेंगे। यूक्रेन के लिए समर्थन जुटाने के वास्ते वे अमरीकी संसद के सदस्यों से बातचीत करेंगे। इससे पहले ज़ेलेंस्की ने पिछले सप्ताह ब्रिटेन की संसद और कल कनाडा की संसद को संबोधित किया था। अमरीकी राष्ट्रपति जो बाइडेन यूरोपीय नेताओं से वार्ता के लिए अगले सप्ताह यूरोप की यात्रा पर जाएंगे। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव जेन साकी ने कल कहा कि जो बाइडेन इस महीने की 24 तारीख को ब्रसेल्स में नेटो शिखर सम्मेलन में यूरोपीय नेताओं से मिलेंगे। अमरीका ने यूक्रेन को $15 खरब की सहायता देने का फैसला किया है। भारत ने इस वर्ष होने वाले फिडे शतरंज ओलंपियाड की मेजबानी हासिल कर ली है। ये टूर्नामेंट चेन्नई में आयोजित किया जाएगा। ओलंपियाड की संभावित तिथि 16 जुलाई से 8 अगस्त के बीच तय की गई है। ये शतरंज ओलंपियाड पहले रूस में आयोजित किया जाना था, लेकिन यूक्रेन पर हमले के बाद फिडे ने रूस में ये टूर्नामेंट नहीं कराने का फैसला किया। राज्य सरकार ने एक वक्तव्य में बताया कि 1927 में इस टूर्नामेंट की शुरुआत होने के बाद भारत पहली बार फिडे शतरंज ओलंपियाड की मेजबानी करेगा। आजादी के अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में आकाशवाणी समाचार स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित 75 कड़ियों का कार्यक्रम निशान प्रसारित कर रहा है। इसका प्रसारण प्रत्येक बुधवार को परिक्रमा कार्यक्रम में शाम 4:45 पर किया जाता है। स्वाधीनता संग्राम के वे निशान जो साक्षी हैं हमारे सेनानियों के संघर्ष और बलिदान के। आकाशवाणी समाचार ला रहा है विशेष श्रृंखला निशान। हर बुधवार को शाम 4:45 पर कार्यक्रम परिक्रमा में FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर।
आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर, आकाशवाणी समाचार के साथ एक राष्ट्र का उदय। भारत का गौरवशाली स्वतंत्रता संग्राम आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी समाचार प्रत्येक दिन आपके लिए इस महान संघर्ष गाथा की एक झलक प्रस्तुत करता है। 16 मार्च 1912 को महात्मा गांधी ने अनुबंध प्रणाली खत्म करने के गोपाल कृष्ण गोखले के प्रयासों की सराहना की थी। ये प्रणाली 1830 के दशक में शुरू हुई थी। इसके तहत भारतीयों से एक कानूनी समझौते पर हस्ताक्षर के लिए कहा जाता था, जिसके तहत उन्हें कम से कम 5 वर्ष के लिए मुख्य रूप से चीनी मिल क्षेत्रों में काम करने के लिए बाहर जाने की सहमति देनी होती थी। हालांकि शुगर एस्टेट में दयनीय स्थिति और वहां अंग्रेजों और स्थानीय लोगों के बीच संघर्ष ने औपनिवेशिक सरकार के खिलाफ व्यापक विरोध को बढ़ावा दिया। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों की दयनीय स्थिति के लिए भी आवाज उठाई। बंगाल, बिहार और उत्तर प्रदेश में अनुबंध प्रवास गमन रोधी लीग के गठन के बाद प्रवासियों के शोषण की ओर लोगों का ध्यान गया। 20 मार्च 1916 को मदन मोहन मालवीय ने इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल में इस प्रणाली को खत्म करने का प्रस्ताव रखा। ब्रिटिश सरकार ने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और 1917 में अनुबंध प्रणाली औपचारिक रूप से प्रतिबंधित कर दी गई। आज हम क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी तारकेश्वर दस्तीदार को भी याद कर रहे हैं। दस्तीदार ने 16 मार्च 1931 को पाटिया पुलिस थाने में चटगांव के सहायक उप निरीक्षक को गोली मारकर घायल कर दिया था। इंडियन रिपब्लिकन आर्मी के सदस्य तारकेश्वर सूर्य सेन के साथ 18 अप्रैल 1930 को चटगांव शास्त्रागार पर हुए हमले में भी शामिल थे। साथ ही क्रांतिकारियों के बीच फुट्टूदा के नाम से लोकप्रिय तारकेश्वर दस्तीदार का जन्म 1904 में चटगांव में हुआ था, जो अब बांग्लादेश में है। चटगांव शस्त्रागार हमले के बाद जब सूर्य सेन को गिरफ्तार कर लिया गया तो तारकेश्वर इंडियन रिपब्लिकन आर्मी के प्रमुख बनाए गए। वे कारागार में भी सूर्य सेन के संपर्क में रहे और उनकी रिहाई के लिए बाहर कठिन प्रयास करते रहे। दस्तीदार को गहीरा गांव में पुलिस के साथ मुठभेड़ के बाद 19 मई 1933 को गिरफ्तार कर लिया गया। तारकेश्वर पर मुकदमा चलाया गया और सूर्य सेन के साथ 12 जनवरी 1934 को चटगांव जिला जेल में उन्हें फांसी दे दी गई। बताया जाता है कि उनके शवों को एक जहाज के बॉयलर में डाल दिया गया था। इन महान स्वतंत्रता सेनानियों को हमारा शत शत नमन। आज हम इंडियन नेशनल आर्मी के लेफ्टिनेंट ज्ञान सिंह बिष्ट का स्मरण कर रहे हैं। वे 1945 में 16 मार्च को शहीद हुए थे। तत्कालीन उत्तरांचल के निवासी ज्ञान सिंह अंग्रेजों का मुकाबला करते हुए इम्फाल फ्रंट की ओर बढ़ने के लिए म्यांमार में तैनात थे। सिंह और उनके साथियों को भारत बर्मा सीमा के निकट रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण पहाड़ी पर अधिकार करने का मिशन सौंपा गया था। इंडियन नेशनल आर्मी के सदस्य ब्रिटिश सैनिकों के साथ लगभग 2 घंटे की भीषण लड़ाई के बाद शत्रुओं को अपने स्थान से हटाने में सफल रहे। हालांकि ज्ञान सिंह और इंडियन नेशनल आर्मी के 40 से अधिक सैनिक 16 मार्च 1945 को इस युद्ध में शहीद हो गए। इन महान शहीदों को हमारी श्रद्धांजलि। सोलह मार्च को ही शहीद रघु गोविंद की पुण्यतिथि है।
वर्ष 1946 में 22 फरवरी को रॉयल इंडियन नेवी के विद्रोहियों के समर्थन में प्रदर्शन कर रहे लोगों पर राउंड टेम्पल के निकट पुलिस गोलीबारी में रघु गोविंद घायल हो गए। 16 मार्च को उनकी मृत्यु हो गई। इस महान शहीद को हमारा कोटि कोटि नमन। सिरमा से निको यगमा से जहातिन चेतन सोमला मा से उनगे चेतन बंदे आज हम शहीद नूना मुर्मू को भी याद कर रहे हैं। 16 मार्च 1944 को दुमका जेल में उनकी मृत्यु हुई थी। नूना मुर्मू का जन्म झारखंड के संथाल परगना में हुआ था। लाल मुर्मू के पुत्र नूना ने 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रियता से भाग लिया। 1943 में दुमका के लाठी पहाड़ आंदोलन में भाग लेने के आरोप में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और 5 वर्ष के कठोर कारावास की सजा दी गई। दुमका जेल में ही 16 मार्च 1944 को उनकी मृत्यु हो गई। देश की माटी के इस वीर सपूत को आकाशवाणी समाचार का नमन। आकाशवाणी समाचार के साथ आजादी का सफर की ये कड़ी संपन्न होती है। कल फिर मिलेंगे अगली कड़ी के साथ। आज का संस्कृति संदेश समर्पित है प्रसिद्ध साहित्यकार अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद पर। आज 16 मार्च है और पुण्यतिथि है हिंदी के जाने माने साहित्यकार अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की, जिन्होंने हिंदी की खड़ी बोली में पहले महाकाव्य की रचना की जिसका नाम था प्रिय प्रवास। हरिओद जी का जन्म 15 अप्रैल 1865 को उत्तर प्रदेश में आजमगढ़ जिले के निजामाबाद में हुआ था। इनके पिता का नाम पंडित भोलानाथ उपाध्याय था। निजामाबाद से मिडिल की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद हरिओद जी अंग्रेजी पढ़ने के लिए काशी के क्वींस कॉलेज चले गए, किंतु स्वास्थ्य बिगड़ जाने के कारण उन्हें कॉलेज छोड़ना पड़ा। बाद में घर पर रहकर ही उन्होंने संस्कृत, उर्दू, फारसी और अंग्रेजी का अध्ययन किया। प्रिय प्रवास में कृष्ण के मथुरा गमन तथा उसके बाद ब्रज की दशा का मार्मिक वर्णन है। पुत्र वियोग में व्यथित यशोदा का जो करुण चित्र हरिओद जी ने खींचा है वो पाठकों के हृदय को पिघला कर रख देता है। संध्या के सुंदर दृश्य का वर्णन करते हुए हरिओद जी ने लिखा, दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, तरु शिखा पर थी राजती कमलिनी कुल वल्लभ की प्रभा। हरिओद जी ने ब्रजभाषा और खड़ी बोली दोनों में ही कविता की है, किंतु उनकी अधिकांश रचनाएं खड़ी बोली में ही हैं। उनमें कहीं कहीं उर्दू फारसी के शब्द भी आ गए हैं। संस्कृत के तत्सम शब्दों की तो इतनी अधिकता है कि कहीं कहीं लगता है कि कविता हिंदी में नहीं बल्कि संस्कृत में है। जीवन भर लोगों की संवेदनाओं को शब्दों के रूप में व्यक्त करने वाले अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की अपनी वाणी 16 मार्च 1947 को सदा सदा के लिए मौन हो गई। महान रचनाकार की पुण्यतिथि पर हम उन्हें श्रद्धा से नमन करते हैं। और अब क्रिकेट। न्यूजीलैंड में महिला क्रिकेट विश्व कप में इंग्लैंड ने भारत को आज 4 विकेट से हरा दिया। भारत ने इंग्लैंड को जीत के लिए 135 रन का लक्ष्य दिया था। इंग्लैंड ने 32वें ओवर में इसे हासिल कर लिया। और अब एक नजर आज के मौसम पर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और कोलकाता में आसमान साफ रहेगा। मुंबई में गर्म हवाएं चल सकती हैं। चेन्नई में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। उत्तर भारत में श्रीनगर, जम्मू और मुजफ्फराबाद में आसमान साफ रहेगा। लेह और गिलगित में बादल छाए रहेंगे। पूर्वोत्तर में इम्फाल, शिलंग, गंगटोक और कोहिमा में आसमान साफ रहेगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस पर 12 से 14 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों का कोविड टीकाकरण आज से शुरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी बच्चों से टीका लगवाने का आग्रह किया। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लोकसभा में कहा, सरकार दक्षिण तटीय रेलवे मंडल का काम जल्द से जल्द पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध। संचार राज्य मंत्री देवू सिंह चौहान ने लोकसभा में बताया, देश के 5,58,000 से अधिक गांवों में मोबाइल ब्रॉडबैंड वायरलेस की सुविधा उपलब्ध। उच्चतम न्यायालय ने रक्षा बलों के लिए 1 रैंक 1 पेंशन के सरकार के निर्णय को बरकरार रखा।
आम आदमी पार्टी के नेता भगवंत मान ने आज पंजाब के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी आज नई दिल्ली में हाइड्रोजन संचालित उन्नत ईंधन सेल इलेक्ट्रिक वाहन की प्रायोगिक परियोजना का उद्घाटन करेंगे। 36वीं अंतर्राष्ट्रीय भू विज्ञान कांग्रेस रविवार से नई दिल्ली में और श्रीनगर के नौगाम क्षेत्र में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में आज 3 आतंकी ढेर। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।